नमस्कार। बिहार बीटीएससी जेईई की तैयारी के लिए हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना का पहला भाग। देखिए, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रदरफोर्ड और बोर मॉडल पर कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, क्वांटम नंबर से भी एक दो सवाल पक्के हैं और कभी-कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एटम के न्यूक्लियर मॉडल की खोज कैसे हुई। फिर हम बोहर के क्रांतिकारी ऑर्बिट्स को समझेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के अजीब अनप्रिडिक्टेबल व्यवहार पर बात करेंगे। फिर हम ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर्स की दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने के नियमों को समझेंगे। तो चलिए एटम की इस जबरदस्त जासूसी कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, 1911 से पहले एटम को एक प्लम पुडिंग जैसा माना जाता था। मतलब पॉजिटिव चार्ज का एक गोला जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर धसे हुए हैं। लेकिन फिर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो रदरफोर्ड की टीम ने एटम के अंदर झांकने के लिए अपना मशहूर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया। हुआ ये कि उन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी ली और उस पर हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर दी। और फिर ये देखने के लिए कि ये पार्टिकल्स पन्नी से टकराकर कहाँ जाते हैं, एक सर्कुलर स्क्रीन का इस्तेमाल किया। अब जो हुआ वो बड़ा ही कमाल का और एकदम अनएक्सपेक्टेड था। मतलब जो पुराने मॉडल थे, ये रिजल्ट्स तो उनके बिल्कुल खिलाफ थे। हुआ ये कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो पन्नी के आर पार सीधे निकल गए, जैसे वहां कुछ हो ही ना। कुछ पार्टिकल्स हल्के से एंगल पर मुड़ गए। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि 20,000 में से कोई एक पार्टिकल सीधा 180 डिग्री पर वापस आ गया। सोचिए, जैसे आपने कागज पर गोली चलाई और वो आपसे ही आकर लग गई। इन हैरान कर देने वाले नतीजों से रदरफोर्ड ने कुछ बड़े जरूरी निष्कर्ष निकाले। पहला, एटम का ज्यादातर हिस्सा तो भाई खाली है। दूसरा, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा वजन एटम के सेंटर में एक बहुत ही छोटी और घनी जगह पर है जिसे नाम दिया गया न्यूक्लियस। और तीसरा कि इलेक्ट्रॉन्स जरूर इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते होंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमारे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। लेकिन इस नए मॉडल ने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी, एक ऐसी पहेली जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत जरूरी है। सवाल ये था कि अगर एटम एक छोटा सा सोलर सिस्टम है तो वो ढह क्यों नहीं जाता। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि रदरफोर्ड का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को समझा ही नहीं पा रहा था। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स के नियम ये कहते हैं कि कोई भी घूमता हुआ चार्ज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, लगातार एनर्जी छोड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो उसे घूमते घूमते 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से से भी कम टाइम में न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। पर हम सब जानते हैं ऐसा तो होता नहीं है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए मैदान में उतरे डेनिश फिजिसिस्ट नील्स बोर, और उन्होंने कुछ नई खोजों के आधार पर एक बिल्कुल क्रांतिकारी मॉडल पेश किया। इस पहेली को सुलझाने का एक बड़ा सुराग मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ये इफेक्ट क्या है? जब किसी मेटल पर एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि एनर्जी लगातार नहीं बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में आती हैं, जिन्हें फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। इसी आइडिया को बेस बनाकर बोहर ने 3 जबरदस्त बातें कहीं। पहला, इलेक्ट्रॉन हर कहीं नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ फिक्स्ड गोल ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं जिन्हें स्टेशनरी स्टेट्स कहा जाता है। दूसरा, हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है और जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है वो कोई एनर्जी नहीं खोएगा। और तीसरा, एनर्जी सिर्फ तभी निकलती या एब्जॉर्ब होती है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में छलांग लगाता है। ये तीनों पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। और ये डायग्राम देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की ये छलांग कैसे लाइट पैदा करती है। जितनी एनर्जी का गैप ऑर्बिट्स के बीच होता है, ठीक उतनी ही एनर्जी वाली लाइट बाहर निकलती है। बोहर का ये मॉडल एक बहुत बड़ी कामयाबी था क्योंकि इसने हाइड्रोजन एटम से निकलने वाली खास रंगों की लाइंस यानी स्पेक्ट्रल लाइंस की पहेली को पूरी तरह सुलझा दिया। जैसे आप इस टेबल में देख सकते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर के ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आता है तो बामर सीरीज बनती है जो हमें दिखाई देने वाली लाइट होती है। लेकिन बोहर का मॉडल भी पूरी कहानी नहीं थी। ये एक बहुत जरूरी कदम था, पर एटम का रहस्य अभी भी बाकी था। इसकी अपनी कुछ सीमाएं थी, जैसे ये सिर्फ हाइड्रोजन या वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स पर ही काम करता था।
एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स का स्पेक्ट्रम ये नहीं समझा पाया, और ना ही ये बता पाया कि स्पेक्ट्रल लाइंस आगे छोटी छोटी लाइंस में क्यों बटी होती हैं। तो चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन के बारे में हमारी सोच ही पूरी तरह से बदलने वाली थी। यहां एंट्री होती है लुई डी ब्रॉगली की, और उन्होंने एक बड़ा ही क्रांतिकारी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि अगर लाइट पार्टिकल की तरह बर्ताव कर सकती है, तो फिर इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल वेव यानी तरंग की तरह बर्ताव क्यों नहीं कर सकता। और इलेक्ट्रॉन के इसी वेव नेचर ने इस सवाल का जवाब दे दिया कि बोहर के मॉडल में कुछ खास ऑर्बिट ही क्यों मुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की वेव खुद के साथ मिलकर एक स्टेबल वेव बना पाती है। फिर आए वर्नर हाइजेनबर्ग, और उन्होंने तो जैसे विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया अपने अनिश्चितता के सिद्धांत से। उन्होंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की सही सही पोजीशन और उसका सही सही मोमेंटम दोनों एक ही समय पर पता लगाना नामुमकिन है। और इस एक आइडिया का नतीजा बहुत गहरा था। सोचिए, अगर आप एक ही समय पर यह बता ही नहीं सकते कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है और कितनी तेजी से जा रहा है, तो फिर आप उसका रास्ता कैसे बता सकते हैं। इस सिद्धांत ने बोहर के साफ सुथरे गोल ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो जब पुराने रास्ते बंद हो गए तो एक नए मॉडल का जन्म हुआ, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और इसने फिक्स्ड ऑर्बिट की जगह एक नई चीज दी जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो अब इलेक्ट्रॉन का कोई फिक्स रास्ता नहीं है। ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों ओर की वो 3D जगह है, वो इलाका है जहां एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये एक तरह का प्रोबेबिलिटी क्लाउड है। अब इन ऑर्बिटल्स के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन का पूरा पता बताने के लिए हम 4 क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये टॉपिक BCJE का पसंदीदा टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जो एनर्जी लेवल या शेल बताता है। दूसरा है एजिमुथल क्वांटम नंबर L, जो सब शेल का शेप जैसे S, P, D या F बताता है। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, जो स्पेस में ऑर्बिटल की डायरेक्शन बताता है। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर s, जो इलेक्ट्रॉन के खुद के स्पिन को बताता है, +½ या -½ चलिए अब आज के आखिरी टॉपिक पर आते हैं। अब देखते हैं कि इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं, इसके नियम क्या हैं। तो पीरियोडिक टेबल के हर एटम की इलेक्ट्रॉनिक बनावट 2 बुनियादी नियमों पर चलती है। पहला है ऑफ-बाउ का सिद्धांत। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में पहले जाते हैं। और दूसरा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कहता है कि किसी एक एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर्स का सेट कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। तो एक छोटे से सोलर सिस्टम से लेके प्रोबेबिलिटी के बादल तक का ये सफ़र हमें बताता है कि हमारी इस दुनिया को बनाने वाले जो बुनियादी कण हैं, वो हमारी कल्पना से कई ज़्यादा अजीब और कई ज़्यादा दिलचस्प हैं।